तो आज की जो कहानी है वो है 2005 की वो कहानी जिसके दो मुख्य किरदार हैं। एक मनिंदर सिंह पंडेर और दूसरा उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पंडेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफ़ी बड़ा था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मनिंदर सिंह पंडेर काफ़ी पढ़े लिखे, सब दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोग और जाने माने राजनेताओं का भी आना जाना लगा रहता था, जबकि वे ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे। मनिंदर सिंह पंडेर खाने के काफ़ी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में ये मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वो एक ब्रिगेडियर के घर खाना बनाया करता था, जहाँ से उसकी मुलाकात मनिंदर सिंह पंडेर से हुई। ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ के कारण मनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुला लिया। मनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ एक कमरा दे दिया, लेकिन मनिंदर सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज़्यादातर शहर के बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए सुरेंद्र कोहली ही मालिक की तरह इस आलीशान कोठी में ऐश करता था। मनिंदर सिंह पंडेर एक अय्याश तबीयत के आदमी थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा रहता था। कई बार कॉल गर्ल्स का इंतज़ाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि अभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई थी। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवार के थे। उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देखरेख के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण इस मामले को वहाँ के लोग अपने नज़रिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते थे और चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस भी कोई ख़ास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। गायब होने वाले बच्चों में ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, इसलिए पुलिस को लगता था कि वो किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि किशोर अवस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली ये एक आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया जब 29 नवंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन काम करती थी, काम की ज़रूरत होने के कारण काम की बात करने के लिए इसने मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर साफ सफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे उस नौकरी को छोड़ना पड़ा था। बच्चा होने के बाद वो फिर से उस कोठी में काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में काम ज़रूर मिल जाएगा वो कोठी में गई। उस दिन के बाद महिला कभी भी दिखाई नहीं दी। उसका कोई अता पता नहीं चला। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था वो कोठी से बाहर नहीं आई, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब 7 मई 2006 में पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। यह खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो, वो भी ऐसा जो सबकी कल्पना से भी परे था। एक रिक्शा वाले ने तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना से पहले ही निठारी में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
पुलिस को मामले की गंभीरता नजर आई और पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापा मारा और जब वे कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें काफ़ी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस की जांच में कोठी के अंदर पायल का फ़ोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और तमाम जगहों के नंबर मिले और कॉल गर्ल्स के संपर्क में जुड़े काफ़ी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद दे देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई थी जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थीं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उन बोरियों को निकलवाना शुरू कर दिया और जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियाँ थीं, कुछ में हड्डियाँ और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नालों में ये बोरियां दूर तक फैली पड़ी थीं और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच CBI को सौंप दी और जांच में एक मासूम से दिखने वाले आदमखोर नर पिशाच का राज सामने आया, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जांच में DNA सैंपलिंग की गई थी जिसका मिलन उन पीड़ित परिवारों के साथ करवाया गया जिन्होंने बच्चों के गायब होने की शिकायत की थी और सारे केस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए CBI कस्टडी में भेजा गया था और उसने कबूल किया कि गांव के भोले भाले बच्चों को बुलाकर पहले उन्हें गला घोट कर मारता था, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता, उसके बाद लाश के टुकड़े कर देता। इतना ही नहीं, कई बार वो उस मासूम की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नालों में बहा देता था। उससे ये भी कबूल किया कि उसकी एक दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारते तो वो उन्हें छुप कर देखता था और अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए वो कॉल गर्ल्स के पास जाता और शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कॉल गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी। उसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी, इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये वहशी तरीका ढूंढा। निठारी कांड में अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 साल में दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 3 मामलों ने कोर्ट में उसे फांसी की सज़ा सुनाई। का समय बीता, मासूम बच्चों के अभिभावक का दिल पर पत्थर रखकर धैर्य से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका धैर्य उस पल जवाब दे गया जब 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को इतने संगीन आरोपों से बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित मासूम बच्चों के अभिभावकों ने स्पष्ट प्रश्न किया कि अगर इन दोनों अपराधियों ने उन बच्चों को नहीं मारा तो उनके कातिल कौन हैं। उनका मानना है कि 17 साल धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। कोर्ट के दोनों अपराधी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि CBI ने हाई कोर्ट ने दोनों अपराधी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि CBI ने केस की शुरुआत में मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगाया और सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस में से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले में मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों ही, और शक जताया गया कि ये मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था
था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका जताई गई थी। मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तस्करी के अवैध कारोबार के रूप में पकड़ा भी जा चुका था, उसका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने भी ये शक जताया कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह सड़ने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे तो उनके शवों की हड्डियां क्यों मिल रही थीं? याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर ने हत्या के मामले की बात खुद कबूल की थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में तीनों ऐसी चीज़ें थीं जिसका फ़ायदा कोहली के वकीलों को मिल गया। वो 3 चीज़ें थीं: सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही, अपराधियों के बयानों के टेप का गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला है। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर पर आई कोर्ट के फैसलों को सीबीआई ने भी पुलिस से चुनौती देने की बात की है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इनकी सबूत के आधार पर अदालत ने कोहली को फांसी मिलनी तय है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला हैरान करने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में यही सवाल अब भी है, अगर वे दोनों कातिल नहीं तो मासूम की हत्या किसने की? बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म और फिर टुकड़े किसने किए? आखिर इन घिनौने काम का जिम्मेदार कौन है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।